दोस्तों मैंने 12 साल अपनी ज़िंदगी के सिविल सर्विस के प्रिपरेशन यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए दिया था और मैं फेल हो गया। एक्चुअल में प्लान ये था कि ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं सिविल सर्विस प्रिपेयर करूंगा और ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद क्रैक कर लूँगा। बेसिकली मेरे मदर ने अपना जो मंगलसूत्र है उसे बेचकर मेरे और मेरे भाई के कोचिंग फीस दी थी। हमारी जो ज़िंदगी थी वो उस कगार पे पहुंची कि थी फैमिली पूरी मिलके खुदकुशी कर ले। उस दिन सुबह मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आता है तनु जैन मैम का। यूट्यूब के से मतलब तनु जैन मैम के जो वीडियोस डाल रहा था तो डीमोनेटाइज होने के महीने में मुझे 2,95,000 रुपीज़ मिले थे। आपको इस चैनल के बारे में भी एक सच्चाई बताऊंगा। जो भी वीडियो आप देखेंगे वो IAS ऑफिसर वहाँ चल रहे हैं, IAS ऑफिसर वहाँ से चल रहे हैं। दोस्तों मैंने 12 साल अपनी ज़िंदगी के सिविल सर्विस के प्रिपरेशन यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए दिया था और मैं फेल हो गया। ओके, तो उसी की कहानी मैं बताऊंगा कि मैं फेल हुआ और क्या मैं आज एक्चुअल में फेलियर हूँ या नहीं। यही आज के वीडियो में हम बात करेंगे। और जो लोग सोचते हैं ना कि यूपीएससी नहीं तो कोई और ज़िंदगी नहीं, तो उसके बारे में भी बात करूंगा कि क्या मैं एक्चुअल में फेलियर हूँ या नहीं, क्या मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने एक्चुअल में किया क्या है उसके बाद। तो और यूपीएससी में एक विकास दिव्यकृति सर कहते हैं कि यूपीएससी करोगे तो तजुर्बा होगा, यानी एक्सपीरियंस तो मिलेगा कम से कम, अगर आप पास भी नहीं होंगे। तो उस पर भी मैं बात करूंगा क्योंकि उन्होंने जो कहा है, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही है और वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद उससे अलावा मैं इस वीडियो में आपको इस चैनल के बारे में भी एक सच्चाई बताऊंगा कि ये चैनल कैसे बना और क्यों ये इतना बड़ा हो गया, और लेकिन आज ऐसे सिचुएशन में क्यों है, ये भी डिटेल में मैं बात करूंगा। तो स्टार्टिंग करता हूं, मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूं कि मैं क्या, मेरा मतलब बेसिकली कहां से हूं, कैसे हूं, यह सब। तो मैं केरला से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं पला बड़ा महाराष्ट्र में हूं। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली में किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो डिस्टेंस लर्निंग था। ओके, तो मैं 19 साल की उम्र में दिल्ली गया था सो दैट मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर पाऊँ। लेकिन हमारा जो फैमिली सिचुएशन फाइनेंशियल ख़राब हो गया था उस टाइम। तो उसके बाद वहाँ जाने के बाद ऐसा पता चला कि अब कोचिंग के लिए पॉसिबल नहीं है, कोचिंग फीस देना पॉसिबल नहीं है और वहाँ रहने में भी दिक्कत हो सकती है। तो और उसके अलावा हमारे जो मेरे माँ बहन सब थे तो उनका खर्चा भी उठाना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे कॉल सेंटर्स में जॉब करता था। तो ग्रेजुएशन के जब एग्ज़ाम आते थे 10-15 दिन पढ़ाई करता, ब्रेक लेता था, पढ़ाई करता था, एग्ज़ाम देता था। तो इस हिसाब से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था 3 साल। ओके, तो एक्चुअल में प्लान ये था कि ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं सिविल सर्विस प्रिपेयर करूंगा और ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद क्रैक कर लूंगा। दैट वाज द क्लियर प्लान। मतलब हमें हमेशा लगता है ना कि सब ऐसे ही होता है, जैसे हम सोचते हैं वैसे ही होता है, लेकिन वैसे होता नहीं है। हम जो प्लान करते हैं गॉड डिस्ट्रॉय कर देता है, भगवान खत्म कर देता है, क्योंकि भगवान के पास कोई और बेटर प्लान होता है। तो ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद मैंने थोड़ा पैसा इकट्ठा हुआ था मेरे पास, मतलब मेरे फादर ने थोड़ा दिया था। तो मैं तो फुल फ्लैश कोचिंग नहीं कर पाता था क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने सिर्फ एक अपना क्या बोलते हैं उसे, ऑप्शनल की कोचिंग की थी हेमंत झा सर के साथ वहाँ, लेकिन वो भी मैं सिर्फ 2 महीने कंटिन्यू कर पाया था। उसके बाद एज यूजुअल मेरा फाइनेंस का प्रॉब्लम हो गया था। तो उसके बाद फिर से मैंने जॉब करना शुरू किया। तो बेसिकली ग्रेजुएशन होने के बाद 1 साल और मुझे जॉब करना पड़ा, तो वो भी प्रिपरेशन नहीं हुआ। तो उसके बाद यानी मैंने स्टार्ट एक्चुअली 19 ईयर्स में किया था, लेकिन कुछ कॉन्क्रीटली कुछ नहीं कर पाया। फिर मैं वापस केरला आ गया और यहाँ पे एक गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूट है जो सिविल सर्विस, उसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा कम था। तो लेकिन उस फीस को भी पे करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो बेसिकली मेरे मदर ने अपना जो मंगलसूत्र है उसे बेचकर मेरे और मेरे भाई के कोचिंग फीस दी थी। तो दैट इज़ द रियलिटी। और मेरी अकेले की बात नहीं है, ऐसे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने माँ बाप इस तरह से पैसे निकाले, और कई सारे लोग तो उससे भी बहुत बुरा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मेरा बच्चा पास हो जाएगा तो ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ऑब्वियसली होता है, अगर पास हो जाता है तो ज़िंदगी बदल जाती है, लेकिन हमेशा हर किसी के साथ नहीं हो पाता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया यहाँ पे। तो मेरे प्रिपरेशन में बहुत सारी गलतियाँ थी क्योंकि मेरे पास कोई प्रॉपर मेंटर नहीं था। हमारे दोस्त थे जिन्होंने क्लियर किया, सिविल सर्विस में है आज, लेकिन उनसे भी मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाया क्योंकि उनका सर्कल अलग था। तो हम उसके अंदर एंटर ही नहीं कर पाते थे। मतलब समझ रहे हो, एक कॉन्क्रीट सर्कल था, तो वो ज़्यादा ये नहीं करते, हमें अटैच नहीं करते। तो इस वजह से वो सिविल सर्वेंट है आज और हमारे साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं है। तो
मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, लाइफ सिविल सर्वेंट की लाइफ बहुत टफ होती है तो बिजी हो सकते हैं, तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन ये है कि हमें गाइडेंस नहीं मिल पाया क्योंकि हमारे जो फैकल्टीज वहाँ पे अवेलेबल थे वो कॉलेज के प्रोफेसर्स थे, वो दे वर नॉट लाइक एक्चुअल मतलब सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के लिए गाइड करने वाले लोग नहीं थे। तो उनसे मैं बात करता था लेकिन वो जनरली मुझे कोई कॉन्क्रीट आइडिया नहीं देते थे। तो जो भी मैंने प्रिपेयर किया अपने कोर्स ड्यूरेशन में तो वो एक्चुअल में सेल्फ स्टडी था ज़्यादातर, और जो ट्रायल एंड एरर जिसे कहते हैं तो वो था। जैसे मैंने टेस्ट पेपर सीरीज 3 प्रीलिम्स फेल होने के बाद मैंने टेस्ट पेपर सीरीज स्टार्ट किया था करना, और एक आध बार टेस्ट पेपर दिया था लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार इसके ज़रूरत क्या है, मतलब इसके बिना भी पास किया जा सकता है, ये थिंकिंग थी मेरी। और एनसीईआरटी मैंने दूसरे अटेम्प्ट के बाद, मतलब दूसरा प्रीलिम्स फेल होने के बाद एनसीईआरटी रीड करना स्टार्ट किया था। 2013 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, और 2013 में अगर किसी को याद होगा तो 2013 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं, और मैंने एनसीईआरटी छोड़कर सब कुछ पढ़ रखा था, तो वो एक प्रॉब्लम था। तो उसके बाद ऐसे एक ट्रेंड बन गया, जिससे मतलब एक तो ऑब्वियस बात है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, ये आपको प्रिपरेशन के लिए की एलिमेंट्स होते हैं। तो लेकिन वो की एलिमेंट्स मैं कर नहीं रहा था। तो उसके बाद मैंने थर्ड अटेम्प्ट के बाद मैंने टेस्ट पेपर स्टार्ट किया करना। उसके बाद फोर्थ अटेम्प्ट के टाइम पे मैंने अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने स्टार्ट किए थे, उसके पहले मैं वो भी नहीं देखता था। ओके, मेरी गलतियां बता रहा हूँ मैं, क्यों मैं फेल हो गया। तो उसके बाद पांचवें अटेम्प्ट में आते आते रोमन सैनी, आपको पता होगा, अनअकैडमी के फाउंडर है। तो उस टाइम अनअकैडमी के वैसा कुछ नहीं था, तो वो एक यूट्यूब चैनल चलाते थे, तो उसमें मैं वीडियोस देखता था। तो मुझे हल्का सा एक आइडिया उस टाइम पे आने लगा, मतलब वीडियोस हेल्पफुल थे, उस वीडियो से नहीं इन्फॉर्मेशन मिले, लेकिन मैंने उसके टाइम पे मैंने थिंक करना स्टार्ट किया कि कैसे क्रैक किया जाए। तो मेरे 6th अटेम्प्ट में आते आते मैंने लाइक 2000 मेरे 6th नहीं 5th अटेम्प्ट में 2017 में, ओके 2017 मेरे 5th अटेम्प्ट में, दैट इज 2013 14 15 16 17 करेक्ट 17 में मैंने अपना प्रीलिम्स क्रैक किया था। पहली बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था 5वें अटेम्प्ट में। ओके 2017 में किया था, मुझे अटेम्प्ट का याद नहीं आ रहा है तो 5वें अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्रैक किया था, वो भी अच्छे मार्जिन से क्रैक किया था। और इतने समय में मुझे इतना क्लियरली पता चल गया कि वो 6 महीने में मैंने जो थॉट प्रोसेस डाला था वो पहले अटेम्प्ट में डाल दिया होता तो उस पहले अटेम्प्ट में भी प्रीलिम्स क्रैक कर लेता। मेंस के लिए मेरी राइटिंग स्किल अच्छी थी, हमेशा इंग्लिश की स्किल ले लीजिए, या फिर मैं जो आर्टिकुलेट करता था किसी भी चीज़ को प्रॉपरली मॉनिटर करना वगैरह मुझे अच्छे से आता था। और इस वजह से आई बिलीव कि मेरी प्रीलिम्स की अच्छी, मेंस की अच्छी जानी चाहिए थी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया, प्रीलिम्स के बाद मैं डर गया क्योंकि मैंने कभी मेंस के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया। मेरी राइटिंग स्किल अच्छी है लेकिन मैंने कभी प्रिपेयर ही नहीं किया था मेंस के लिए। तो मैं फॉरम आईएएस में कभी कभी लिखा करता था आंसर्स। ओके, तो मेरे ख्याल से उसी साल मैंने 1-2 महीने आंसर लिखे थे, और वहाँ आपके जो मेंटर्स होते हैं, जो रिव्यू करते थे उस टाइम हमारे, हम जब कमेंट में पोस्ट करते थे तो वो रिव्यू कर देते थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू बताया था मुझे कि मेरी स्किल अच्छी है। और नैमन अभी फॉरम आईएएस के जो फाउंडर हैं या हेड हैं, अंकुश ऐसा कुछ नाम है, मैं भूल गया उनका नाम, तो उनके आर्टिकल्स में पढ़ा करता था उस टाइम, बहुत मोटिवेशनल थे और टू द पॉइंट थे। मतलब जब मैं किसी सिचुएशन में फेस करता था, उनके जो आर्टिकल्स थे तो एग्जैक्टली उसी सिचुएशन को एड्रेस करते थे। तो आई वॉज वेरी मच एबल टू कनेक्ट हिम, और वो मेरे ख्याल से वो भी मेरे आंसर्स को देखा करते थे उस टाइम। मे भी बहुत सारे लोगों को देखा करते थे, लेकिन ही न्यू दैट आई राइट गुड आंसर और समथिंग लाइक दैट। तो उसके बाद मैंने उस मेंस के समय पे हुआ ये कि मैंने प्रीलिम्स का रिजल्ट आने तक टेंशन में था तो पढ़ नहीं पाया। उन्होंने प्रीलिम्स के होने के अगले दिन ये आर्टिकल लिखा था, ऐसी सिचुएशन आती है, हर एक प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट की जिंदगी में ऐसा एक प्रॉब्लम आता है, तो आपको एड्रेस कैसे करना है कि प्रीलिम्स के अगले या 2 दिन ब्रेक लीजिए और उसके बाद स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन मुझसे हो नहीं पाया, मैं टेंशन में था कि कैसे कैसे मैनेज करूं। तो उस टेंशन के चलते मेरे 40 दिन बाद रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का, और मेरे ख्याल से उस टाइम 110 दिन थे, शायद 110 या 109 दिन थे प्रीलिम्स के बाद मेंस के ड्यूरेशन गैप था। तो 40 दिन मैंने वैसे बर्बाद कर दिया, मतलब कुछ पढ़ा नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने जो भी पहले पढ़ा था वो सब भूलने के कगार पे था, मतलब ऑलमोस्ट मैंने करंट अफेयर सब भूल चुका था क्योंकि मैंने रिवाइज ही नहीं किया। मेरे ऑप्शनल कभी प्रिपेयर्ड ही नहीं था प्रॉपरली, तो वो एक प्रॉब्लम हमेशा था, वो मैंने कभी एड्रेस ही नहीं किया था। उसके बाद प्रीलिम्स से पास हुआ मेरे 2017 में, तो मुझे और टेंशन हो गया कि यार अब तो हो गया, अब क्या, मतलब अब क्या करूंगा। तो प्रीलिम्स में ये टेंशन आने वाली बात मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि मैंने कई सारे इंस्टीट्यूट्स के देखे थे, तो ऑलमोस्ट दिल्ली के सारे इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से क्या हुआ था कि मैं
इजीली क्लियर कर रहा था, क्योंकि मेरे स्कोर बहुत 10-15 मार्क ज़्यादा थे कट ऑफ से। तो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल, कोई नहीं, हाँ ठीक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक इंस्टीट्यूट था जो कि यहाँ का केरला में था, तो उस टाइम मतलब वो स्टार्ट हुआ था, तो उनकी गलती भी नहीं है, वो नए गलती क्या है, वो तो एक अटेम्प्ट मेरा रूइन भी हो गया उसकी वजह से। लेकिन आई विल नॉट ब्लेम देम, क्योंकि मेरे पास 10 पॉजिटिव चीज़ें थी और मैंने एक नेगेटिव थी, उसे पकड़ के बैठ गया। उनके हिसाब से मुझे सिर्फ 94 स्कोर आ रहा था, उनके की में मिस्टेक्स था। ओके, तो उसके हिसाब से मुझे 94 स्कोर आ रहा था, तो मैं वो पकड़ के बैठ गया कि ये मेरा स्कोर है, मतलब ये अगर ऐसा हो गया तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो ये मतलब सिनेरियो मैंने अपने माइंड में क्रिएट किया और उसके पीछे भागने लगा, तो इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। तो उसके बाद 40 दिन बाद रिजल्ट आ गया, तो अब सब ये सब सारा मुद्दा तो खत्म ही हो गया। अब अगला नया मुद्दा स्टार्ट हो गया कि अब कैसे करें। मुझे लिखने का मतलब टच तो बहुत दिनों तक नहीं था मेरे राइटिंग का, तो अब क्या करें। तो मैं वापस अपने 10-20 मेरे ख्याल से 25 दिन मैंने ऑलमोस्ट वेस्ट किए। मेरा 64th डे को मैं लिखा करता था, ऐसे क्रॉस आउट करता था। तो मुझे याद है 64th डे को मैं वापस अपने केरला जो उसके स्टेट का जो ये था, क्या बोलते हैं, उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट था यूपीएससी के लिए, तो वहाँ गया। तो वहाँ पे एक एस्पिरेंट मतलब मेरे साथ पढ़ता था वो बंदा मिला, वो क्लियर हो चुका है अभी। तो उसने बोला मुझसे कि देख यार, अगर तुझे पास करना है तो ऐसे पढ़ने से तो होगा नहीं, तो जाके किसी कोचिंग में ज्वाइन करो जहाँ पे आप आंसर राइटिंग कर पाओ। आंसर राइटिंग के बिना आपका क्लियर होना इम्पॉसिबल है। तो मैंने क्लिक किया, मैंने सोचा कि सही कह रहा है। तो मैंने एक वहाँ के, अभी केरला में ही था, मैं तो बाहर जा नहीं सकता था क्योंकि इतना अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं था। तो यहीं पे एक इंस्टीट्यूट था बगल में, तो मैं वहाँ पे गया। तो वहाँ पे मतलब जो चला रहे थे वो भी हमारे सीनियर थे, मतलब उसी इंस्टीट्यूट में। तो वो भी कई बार इंटरव्यू जा चुके थे, तो उनको अच्छा खासा आइडिया था। तो मैं उनके वहाँ ज्वाइन किया मैंने, तो उन्होंने गाइड किया हमें आंसर राइटिंग के। ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहा था, लेकिन आंसर लिखने के बाद मैं हर एक आंसर लिखने के बाद वो जो फीडबैक देते थे उससे रखे अगले आंसर राइटिंग यानी अगले टेस्ट में कभी वो गलतियां दोहराता नहीं था। और इस वजह से मेरे स्कोर्स बहुत जल्दी इंप्रूव करने लगे, आउटस्टैंडिंगली इंप्रूव करने लगे। फिर उसके बाद मैंने एक सिविल हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए एक यहीं पे एक लोकल था, वो उसमें ज्वाइन किया। मेरे ख्याल से वो इंस्टीट्यूट अब है नहीं, लेकिन वो फैकल्टी बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने हिस्ट्री के लिए मतलब आंसर राइटिंग में मतलब गाइडेंस वगैरह दिया था, उनका थोड़ा बहुत नोट्स था। तो मैं वो आंसर राइटिंग मोर देन हिज नोट्स, इट वाज लाइक आंसर राइटिंग, वो आंसर लिखने की कला की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला। और मुझे ऑलमोस्ट लाइक वहाँ पे अपना जो ऐसे लिखते थे उसमें से टॉपर बना रहता था, मतलब उसके स्कोर अच्छे आते थे मुझे। तो मुझे लगा, कॉन्फिडेंट था कि भाई ठीक है, मैंने अभी एग्जाम के लिए सिर्फ 45 दिन प्रिपेयर किए हैं, लेकिन मैंने इस पैटर्न में प्रिपेयर किया कि बहुत अच्छे से, मतलब इतने साल मैंने मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन मेंस के लिए बहुत अच्छे से मैंने प्रोग्रेस किया था। तो मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था कि मुझे एक तो पता था कि मैंने इतने दिन वेस्ट किए हैं और 45 डेज में करना इम्पॉसिबल सा लग रहा था, लेकिन आई वॉज कॉन्फिडेंट कि जो स्कोर्स आ रहे थे टेस्ट में तो मेरा हो जाना चाहिए। और हुआ ये कि एग्ज़ाम दिया, एक गलती हो गई मेरे से। मेरी ऐसे, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, मैंने ऐसे राइटिंग में थोड़ी गलती कर दी। नॉर्मली मैं ऑर्गेनिक एसेस लिखता हूँ, मैंने मतलब फैक्ट सिर्फ मेरे आइडियाज़ को सपोर्ट करने के लिए लिखता हूँ। लाइक कोई मैंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया या मैंने कोई आर्ग्यूमेंट पुट फॉर्थ किया तो उसे सपोर्ट करने के लिए फैक्ट्स लिखता हूँ। लेकिन मैंने एग्जाम में जाके गड़बड़ कर दी कि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पढ़ लिए थे, तो मैंने फैक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स लिखने लग गया। तो टोटली जैसे एक रोबोट लिखता है या फिर चैटबॉट लिखेगा, इस तरह से मैंने ऐसे लिख दिया। फिर भी 135 मार्क्स मिले थे मुझे उस ईयर, लेकिन टॉपर मेरे ख्याल से 175 था ऐसे में। तो इस वजह से मेरे बहुत ज़्यादा मार्क कम हो गया। और ऑप्शनल तो मेरा टन गोपाला ही था पहले, तो उसमें भी बहुत अच्छा नहीं, उसमें एवरेज मार्क उस साल मेरे ख्याल से 285 था। मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था और मेरा स्कोर कुछ 240 था। ओके, स्कोर बहुत कम था मेरा, एवरेज स्कोर 280-85 के हिसाब से था, मेरा 240 के हिसाब से था। और मैंने जब मेरा रिजल्ट आया मेंस का, तो आई फेल्ड बाय 3 मार्क्स, सिर्फ 3 मार्क्स से मैं फेल हुआ था मेंस। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि 4 मार्क मिल जाता मैं पास हो जाता तो मैं सिविल सर्विस क्रैक पर करता था, लेकिन जो गलतियां मैंने की, लाइक ऐसे में बहुत कम लाए, ऑप्शनल में बहुत कम आया, अगर वो स्कोर्स भी चढ़ जाते हैं ना, नॉर्मल होते, तो मैं आराम से अपना इंटरव्यू तक जाता। इंटरव्यू में भी मैं शायद परफॉर्म कर लेता, लेकिन ये सब शायद है, इसमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद मैंने एक और अटेम्प्ट दिया और एक और अटेम्प्ट दिया, 2 अटेम्प्ट और दिए, मेरे ख्याल से 2019 तक अटेम्प्ट दिया। और मुझे पता चल गया कि हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, लेकिन
और कहने की बात नहीं, बहुत सारे लोगों की यही हिसाब किताब है। और मुझे जॉब करे बिना चलना बहुत ही मुश्किल था। मैं वी वर लाइक ऑन द एज ऑफ सुसाइड। ओके, हमारी जो ज़िंदगी थी वो उस कगार पे पहुंची गई थी, फैमिली पूरी मिलके खुदकुशी कर ले। तो उस कगार पे हम खड़े थे और फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब यूपीएससी के पीछे भागूंगा तो मेरी फैमिली भी खत्म हो जाएगी और मैं भी खत्म हो जाऊंगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर मैंने हट के सोचना स्टार्ट किया। तो मुझे यूट्यूब के बारे में मैंने सोचा कि यूट्यूब कुछ करना पड़ेगा। अब यूट्यूब की जर्नी बताता हूँ क्या होता है कि मैं अपनी आप बता रहा हूँ कि फेल होने के बाद भी क्या, यूपीएससी में फेल होने के बाद भी खत्म हो जाता है क्या जिंदगी, वो बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की। मैंने फर्स्ट थिंग मैं व्हाट आई डिड वाज, मैंने गूगल के अंदर यूट्यूब की पूरी पॉलिसी पढ़ रखी थी। पूरा पॉलिसी इतने अच्छे से पढ़ा था कि मुझे पता था कि उनका लूप होल क्या है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उनके मतलब एल्गोरिदम में क्या गैप्स हैं। तो इतना मैंने समझ रखा था उस टाइम 2019 में। लेकिन चैनल मैंने स्टार्ट नहीं किया। चैनल मैंने स्टार्ट किया कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पे घर पे मतलब बैठा था। मैंने 2019 में मेरा प्लान था कि यूट्यूब स्टार्ट करें, लेकिन मैंने सोचा उस साल भी एक अटेम्प्ट कर दिया जाए। लेकिन फिर हुआ है कि उस साल मैंने अटेम्प्ट दे दिया, लेकिन उसके बाद मैंने यूट्यूब का ये प्लान शुरू किया। लेकिन उसके बाद मुझे क्या हुआ कि मुझे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि नहीं हो नहीं पाएगा। प्रीलिम्स का अटेम्प्ट मुझे देने के बाद ही पता चला कि दिया जब मैंने, तभी मुझे आइडिया लग गया था कि पास होने वाला हूँ नहीं। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब का देखते हैं, यूट्यूब का टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लिया। फिर मैंने सोचा कि नहीं हो पाएगा। फिर मैं कोचिंग वगैरह देना चाहता था, एसएससी बैंक वगैरह की कोचिंग, मतलब अपना रीजनिंग वगैरह सिखाता था। ओके, तो मैंने 2.5 रोज चल रहा था। मैंने सोचा कि यही फुल फ्लैश में करते हैं, अच्छा खासा पैसा बन जाए तो कुछ और करेंगे। तो फिर वो इसके चक्कर में चला गया। तो उसके बाद हुआ कि 2020 में ऑब्वियसली आपको पता है क्या हुआ, कोविड हो गया। तो उस टाइम पे हम कुछ नहीं कर पाते थे, मतलब ऑब्वियसली कोचिंग्स वगैरह बंद हो गए थे। और जो भी मैं जहाँ पे जाता था ऑनलाइन कुछ था नहीं, वो ऑफलाइन था। ऑफलाइन बंद हो गया तो ऑब्वियसली कुछ था नहीं। तो मैं फिर बैठा रहा घर में। मुझे कोविड हो गया था। तो कोविड जब हुआ था मुझे, तो उस टाइम मैंने कोविड जिस दिन हुआ, मुझे जिस टाइम हुआ, तब जाके उस कोविड के टाइम पे मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, ट्रांसेंड ऑनलाइन। उसी टाइम पे मुझे जब हुआ था, तो ये चैनल पहले मतलब मुझे टर्म्स एंड कंडीशन था उस टाइम क्रिएट किया था मैंने। मेरे ख्याल से 2019 में क्रिएट हुआ होगा, लेकिन मैंने कंटेंट के बारे में सोचना तब स्टार्ट किया, मतलब जब बीमार था। जब कहते हैं कि आपको बेड रेस्ट चाहिए होता है, मैं बेड रेस्ट नहीं ले रहा था क्योंकि मुझे रेस्टलेस था। मैं सच कह रहा हूँ, इतना रेस्टलेस था कि इतनी बीमारियों नहीं, मेरे मतलब जॉइंट्स इतने पे हर्ट करते थे कि आप सोच नहीं सकते। गर्मी भी अच्छी खासी थी, और फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, जिंदगी तो ऐसी ही हो गई, वैसे आज नहीं तो कल तो जाना ही है। हमने ये भी सोच रखा सुसाइड भी करना है, ये वो वगैरह, है ना। तो उस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, चलो। फिर मैंने जीके के वीडियोस डालने स्टार्ट कर दिया था, कि जैसे जीके का एजुकेशन। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट था, पढ़ाना था, लेकिन लोगों को पढ़ना ही नहीं था। राइट, लोगों को ये नहीं देखना है कि भाई बंदा कितना अच्छा पढ़ाता है। लोगों को ये मतलब आगे सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स पढ़ने से ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो पे ज्यादा फोकस करते हैं। समझ रहे हैं आप? वो गलती सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स की थी, और मेरी गलती मैं आपको बताता हूँ जो मैंने गलत किया। मैंने उसके बाद थोड़े टाइम बाद 3 महीने मैंने बहुत मेहनत किया। तो वीडियोस डाल डाल के मैं LBSNA के वीडियोस डालने लगा। मतलब किसी भी IAS ऑफिसर जो टॉपर्स थे, उनके इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में जाकर उनका जो वो वीडियो पोस्ट करते थे, कुछ लोग यूट्यूब पे भी पोस्ट करते थे शायद, तो उसे उठाकर मैं अपने चैनल पे थोड़ा फैब्रिकेट करके टेक्स्ट वगैरह डाल के या फिर कुछ भी करके एक अट्रैक्टिव बना के उसे अपना वीडियो बना के डाल देता था। गलत था, बहुत गलत है। ओके, वो करता था। उसके बाद मेरा चैनल एक टाइम पे पिक होने लगा अचानक एक दिन। मतलब 3 महीने मैंने वीडियो डाले, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। अचानक एक दिन चैनल पिक होने लगा, मुझे बहुत खुशी हो गई, भाई बहुत अच्छा हो गया। LBSNA का एक वीडियो था, मेरे ख्याल से LBSNA का रूम दिखा रहे थे। मतलब वो ऐसे वीडियो आए नहीं थे उस टाइम तक, तो ऐसे दिखा रहा था। लेकिन वो मैंने एक वीडियो लिया था इंस्टाग्राम से, और मेरे ख्याल से यूट्यूब पे भी किसी और बंदे ने डाला हुआ था, तो वो बात मुझे बाद में पता चला। तो वो वीडियो मैंने डाला और वीडियो पिक होने लगा, और मुझे लगा अब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, मतलब व्यूज आ रहे हैं, पैसे बनेंगे, मतलब मोनेटाइज हो जाएगा करके। तब जाके उसी दिन रात को, उसी दिन नहीं, अगले दिन या उसके अगले दिन मुझे स्ट्राइक पड़ता है। उस बंदे से स्ट्राइक पड़ता है। वो एक बड़ा चैनल था उस टाइम। मेरा चैनल तो 1000 से भी कम था मेरा सब्सक्राइबर, 1500 करीब हो गए सब्सक्राइबर। उसके 1 लाख से ज्यादा थे, मतलब 100K से ऊपर थे। तो उस बंदे ने मुझे स्ट्राइक मार दिया।
तो हो गया, चैनल वो वीडियो चला गया, तो मैं दुखी हो गया। उसके बाद मैंने उससे बात करी वगैरह, तो वो हटाने के लिए तैयार नहीं था। तो उसका मतलब ये होता है ना कि इंस्टाग्राम से भी वही ले रहा था, मतलब उसका भी कंटेंट नहीं था, फिर भी उसने स्ट्राइक मार दिया था। तो मेरे साइड से मैं भी बौखला गया, अपना दिमाग खो बैठा, और मैंने भी उसे स्ट्राइक मार दिया, क्योंकि उसने जो डाल रखे थे उसके राइट्स भी मेरे पास भी थे, क्योंकि यूट्यूब में कोई और डाल नहीं रहा था ज़्यादा। तो हम दोनों का एक दूसरे को स्ट्राइक देख के ऑलमोस्ट उसका भी चैनल डिलीट होने वाला था, मेरा भी। मेरा नुकसान कम था, क्योंकि मैंने 3 महीने वर्क किए और बस 1,500 सब्सक्राइबर थे, उसके 1 लाख सब्सक्राइबर थे। इस वजह से उसने मेरे एक स्ट्राइक को हटा दिया, मैंने उसके सारे स्ट्राइक को हटा दिए। ये फर्क ही नहीं पड़ता क्या करना है। तो मुझे बुरा लगा, मैंने जो किया मुझे पता है बहुत गलत किया, मतलब रिवेंज कभी एक सोल्यूशन नहीं होता है। तो मैंने वो छोड़ दिया, मैं वो काम छोड़ दिया, मैंने यूट्यूब नहीं छोड़ा, मैंने काम छोड़ दिया। फिर से मैंने अपने पुराने टाइप के मतलब मोटिवेशनल वॉइस ओवर देकर ये वो करके देने लगा। वो वीडियो चल नहीं रहे थे कुछ भी, और एक दिन मुझे सामने विकास दिव्यकृति सर के वीडियो सारे रिकमेंडेशन में आ गए। तो मैंने देखा वीडियो, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब जो वो कह रहे थे मेरे लाइफ से मुझे रिलेट करने में एक ये मिला। तो मुझे लगा कि इनका जो वीडियो अगर मैं शेयर करता हूँ लोगों के साथ, तो इससे हो सकता है कि चैनल पिक हो जाए। मैं ये नहीं सोच रहा कि मुझे एक आइडिया ये था कि लोगों को कुछ नॉलेज मिलेगा, बेनिफिट होगा, और मुझे कॉपीराइट का कोई इतना ज़्यादा सेंस नहीं था उस टाइम। तो मैंने डाल दिया वीडियो उनका, तो एक हफ्ते तो कुछ चला नहीं। फिर मैंने एक हफ्ते तक दूसरा नॉर्मल वीडियो, एक दिन डाला तो चला नहीं, तो मुझे लगा यार ये तो चल नहीं रहा है, तो फालतू में क्यों डालूं। तो फिर मैं नॉर्मल दूसरे वीडियो डालने लगा, और एक हफ्ते के बाद अचानक एक दिन मेरे ख्याल से सुबह के 11 बजे थे, मैंने देखा तो ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है यूट्यूब का। तो मुझे कहा ये कैसे हो गया। तो मैंने देखा तो ऑब्वियसली उनका वीडियो पिक हो गया। किनका? डॉक्टर विकास दिव्यकृति सर का। तो उनके वीडियो पिक होने के बाद मैंने उनके और भी वीडियोस लिए और अपने चैनल पे डालने लग गया। कुछ दिनों बाद मुझे उनसे मेल आ गया, मतलब ऑब्वियसली उनका मेरे पास प्रूफ भी है मेल का। तो उन्होंने बोला कि ओके आप काम करो, वीडियो डाल लो, लेकिन कोई भद्दा थंबनेल नहीं लगाना है, अपने ये चीज़ें हैं, और आपको रिव्यू के लिए भेजना होगा वीडियोस को। ये सिस्टम है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, यहाँ पे हो सकता है लीगल इश्यूज हो, लेकिन मेरे पास प्रूफ है उनका मेल का। ओके, तो उन्होंने ये सारे डिटेल्स बोले थे, और तो उसके बाद वो डालने उन्होंने रेवेन्यू ने कुछ नहीं मांगा हमसे। मतलब उन्होंने बोला कि आप कर लो, ठीक है आपको करना है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलत सलत नहीं करना है। मतलब थंबनेल में कुछ गलत उलट सिलट लिख दिया, या फिर वीडियो के कंटेंट का आउट ऑफ कंटेक्स्ट दिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो उन्होंने परमिशन दे दिया, तो हम वीडियो डालते थे, रिव्यू के लिए भेजते थे। लेकिन वो जो सिस्टम था रिव्यू का बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला था। मतलब वो कभी भी आपको रात को कॉल कर देते हैं और बोलता है कि भाई ये थंबनेल हटाओ, ये गलत है, वो हटाओ, ये गलत है। मतलब गलत कुछ होता नहीं है, उन्होंने अप्रूव किया हुआ चीज़ ही 15-20 मिनट बाद शायद वो वापस हटाने को बोल देते थे। और बहुत रूड था उनका जो मीडिया का जो सिस्टम था, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता था। तो एक दिन मुझे फिर मैं उनको रिव्यू के लिए भेजता था, तो वो रिव्यू के लिए रिस्पॉन्स नहीं देते थे टाइम पे। तो वो भी अलग प्रेशर, क्योंकि रेगुलरली कंटेंट नहीं डाला तो चैनल कमज़ोर हो जाता है, गिर जाता है। तो फिर एक टाइम के बाद उन्होंने वीडियो डालने के लिए मना कर दिया, शायद मेरे से मना किया, मुझे याद नहीं क्या किया उन्होंने। लेकिन वीडियो एक 5-6 महीने के बाद उन्होंने शायद उनके वीडियो से अप्रूव आने बहुत कम हो गए, क्योंकि उनके पास तकरीबन 500 चैनल थे ऐसे जो वीडियोस डाल रहे थे, जो इनके लिए रिव्यू के लिए बेच रहे थे। तो उस वजह से शायद डिले हो रहा था। तो फिर मैंने तनु जैन मैम का वीडियो डालने लगे। आपको पता है तनु जैन मैम अभी शायद कोई और इंस्टीट्यूट चलाती है, अभी मुझे पता नहीं, उन्होंने रिजाइन किया था। तो उनके वीडियोस मैंने डालना शुरू किया, तो वो भी क्लिक हो गए। तो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे क्लिक हुआ था। ओके, मैं ये प्राउड होने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ ना ये मेरे लिए भी शर्मनाक है, लेकिन मुझे बताना है आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें गलत है जो मैंने की थी, तो आपको भी नहीं करना चाहिए कभी। तो उसके बाद मैंने ये वीडियो डालना स्टार्ट किया, तो बहुत ज़्यादा वायरल हो गए वीडियोस। वो सारे इंटरव्यू के वीडियोस थे, तो वो ट्रेंड चल गया इंटरव्यू का। पहले विकास दिव्यकृति सर के वीडियोस थे, उसके बाद इंटरव्यू के ट्रेंड बन गए। डॉक्टर अपने तनु जैन मैम का जो वीडियो स्टार्ट किया था, मतलब वायरल मेरे चैनल से हुआ था स्टार्ट, मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसके बाद बहुत सारे चैनल्स ने उनके वीडियोस को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया था, और उनके एक टाइम के बाद मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली रीयूज कंटेंट था वो, तो कहीं से मैं उठा रहा था, तो इस वजह से बहुत सारे लोग डाल रहे थे, तो इस वजह से वो रीयूज कंटेंट था। मुझे पता था आज नहीं तो कल होने ही वाला था, तो डिमोनेटाइज हो गया। तो मुझे पता था कि कैसे मोनेटाइज करना है, तो आई हैड अ क्लियर आइडिया। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस डिलीट किए थे, और फिर मैंने 1 महीने के बाद अप्लाई करने वाला था। तो जिस दिन अप्लाई करने वाला था मोनेटाइजेशन के लिए, उस दिन सुबह मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आता है,
तनुजैन मैम का। ओके, तो उन्हें कभी मैं गलत नहीं कहूँगा, उन्होंने बहुत ही डिसेंटली मुझसे डील किया था और आई एम वेरी थैंकफुल। अगर वो सुन रही है तो ये वीडियो, तो उन्होंने कहा मुझसे कि आप ये जो कर रहे हो गलत है, ऑब्वियसली गलत ही था, तो ये हटाना पड़ेगा आपको वीडियोस। तो मैंने कहा मैम मैं 6 बजे तक मैं हटा दूंगा। तो मैंने जैसे ही कहा, मेरे ख्याल से मैंने ये मैसेज सुबह के टाइम देखा था 6 या 7 बजे। तो उन्होंने हटाने के लिए बोला, उनकी ऑफिशियल ईमेल इंस्टाग्राम आईडी से ही आया था, तो मैंने वो वेरीफाई भी किया। तो उसके बाद मैंने अपने चैनल से उनके सारे वीडियोस को डिलीट कर दिए। ये कारण था कि उनका वीडियोस मेरे चैनल से हट गया। उसके बाद मैंने क्या किया, उस दिन मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया था। आपको अभी भी मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ा मिलेगा, वो मेरे ख्याल से वरुण बारनवाल का कोई वीडियो है, एक IAS ऑफिसर का, उनकी वजह से वो चैनल मोनेटाइज हुआ था मेरा। तो दोबारा मैंने अप्लाई किया, अगले दिन मोनेटाइज हो चुका था। फिर उनका वीडियो उस टाइम चल रहा था, मतलब IAS ऑफिसर वो जो अपने स्टेज पे अपना इमोशंस दिखा रहे थे, मतलब उनकी जो स्ट्रगल स्टोरी वो बता रहे थे, तो उसको वो वीडियो दोबारा चल गया। तो इस वजह से उन्होंने वो वीडियो मेरा मोनेटाइज हुआ, तो मैं चल गया। फिर थोड़े दिन बाद मेरे पास कंटेंट नहीं था, फिर मुझे कहीं से सृष्टि देशमुख IAS ऑफिसर जो है सृष्टि देशमुख, उनका एक वीडियो मिला, तो मैंने उनसे अपने चैनल में डाल दिया। वो भी किसी और क्रिएटर का था, लेकिन उनके चैनल पे चल नहीं रहा था, तो मैंने वो वीडियो उठा के अपने चैनल में डाला, वो चल पड़ा। ओके, और 1-2 हफ्ते में बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। आपने देखा होगा मेरे चैनल पे IAS सृष्टि देशमुख के वीडियोस बहुत सारे थे और बाद में खत्म हो गए, क्योंकि ये हुआ कि एक 7-8 महीने, 7-8 या 1 साल तक मैं करता रहा। ये वीडियोस मिलते रहते थे मुझे, मैं डायरेक्टली उनके वीडियोस नहीं मिलते थे ना, वो मुझे प्रोवाइड करती थी ना, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आते थे। मैं किसी यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम यहाँ से लेता था, तो मुझे एक्चुअल सोर्स कहाँ है मुझे भी नहीं पता, तो मैं लेता था, जो कि मैं बहुत गलत कर रहा था। लिया मैंने अपने चैनल पे डाला और अपलोड करता था। तो बेसिकली मोटिवेशनल वीडियो के हिसाब से रहता था, जो भी मुझे आज भी लगता है, उस टाइम भी लगता था कि वो गलत है, क्योंकि कोई और बात नहीं है। देखिए, आप मोटिवेशनल वीडियो देखिए पास नहीं कर सकते सिविल सर्विस, वो मुझे भी पता है, लेकिन जब मैं नॉर्मली अपना ऐसा है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे तो रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे भी पर्सपेक्टिव ये है कि भाई मैं भी जिंदा रहूँगा तो इन्फॉर्मेशन दूंगा ना, मतलब मोटिवेट कर रहा हूँ आपको। अगर मैं मरने वाला हूँ तो मैं क्या मोटिवेट करूँगा आपको। तो मैंने उस टाइम वो सारा जो चैनल का कंटेंट डाला, मोनेटाइज किया, बहुत सारे पैसे बने थे। मैं आपको कहूँ यूट्यूब के से मतलब तनुजैन मैम के जो वीडियोस डाल रहा था, तो डीमोनेटाइज होने के महीने में मुझे 2,95,000 रुपीज़ मिले थे। 2,95,000 रुपये उस टाइम मुझे मिले थे 1 महीने का। तो डीमोनेटाइज हो गया। वो 3 महीने मेरे ख्याल से 3 महीने के लिए मुझे ये कर दिया था उन्होंने, 3 महीना शायद वही है, मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं 2 महीने सॉरी, 1 महीने के बाद अप्लाई करने का ऑप्शन था, तो पैसे मुझे 2 महीने बाद ही मिलना था। उस सिस्टम है वो, 1 महीने पैसे बनता है और उसके बाद उसके अगले महीने मिलता है। तो 2 महीने पैसे नहीं थे, तो ये पैसे उठा के, क्योंकि देखो हम बहुत कर्जे में डूबे थे, आज भी कर्जे में डूबे हैं, मतलब आई कैन मैनेज इट। उस टाइम तकरीबन करोड़ों में कर्जा है हमारे पास, ओके, करोड़ों में था। तो इस वजह से कोई कितना भी जैसे पैसे बनते हैं वो सब ऐसे ही चला जाता। तो मैं अपना इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा पेनफुल था मेरे लिए उस टाइम भी। तो जब इनका चैनल चल पड़ा, इनके से पैसे बनते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था ऑब्वियसली। तो घर के खर्चा वगैरह निकलता था, मतलब पढ़ाई, बहन को मैंने फैशन डिज़ाइनिंग के लिए पढ़ाया, बहुत अच्छे चीज़ें की, तो उसके अच्छी चीज़ें मतलब गलत काम करके ऑब्वियसली। तो उसके बाद एक साल होने के बाद वापस डीमोनेटाइज हो गया मेरा चैनल, उनके कंटेंट्स की वजह से, शायद मेरे ख्याल से रीयूज कंटेंट आ गया वापस, तो इस वजह से डीमोनेटाइज हो गया। तो उस टाइम मैम का भी मैसेज आ गया मुझे इंस्टाग्राम से, मतलब IAS सृष्टि देशमुख में भी। तो उन्होंने भी मैसेज किया कि मैं IT से, उन्हें गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, उन्होंने जो किया बहुत ही सही किया और बिल्कुल दैट इज़ अंडर हर राइट्स, ओके। और ऐसा किसी ने करना नहीं चाहिए, किसी के वीडियो को विदाउट परमिशन लेना चाहिए, मुझे भी पता है, एंड आई एम गिल्टी ऑफ इट, ओके। तो उन्होंने उसको क्या किया, उन्होंने उस वीडियो को मैसेज किया मुझे कि आपको ये सब हटाना पड़ेगा, वरना आप पे क्रिमिनल केस किया जाएगा, इम्पर्सनेशन का केस आएगा। दैट इज वाज द, मैं कंटेंट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे किसी को डिफेम नहीं करना है, बस बता रहा हूँ। लेकिन मैं वापस बता रहा हूँ कि जो उन्होंने किया वो 100% सही किया, ओके। तो एक चीज़ क्यों सही किया वो भी बता दूंगा। तो उन्होंने ये मेल किया, मैंने उनसे भी बोला कि ये भी मैंने सुबह ही देखा, तो मैंने बोला कि मैं शाम तक हटा दूंगा। तो मैंने उसको भी हटा दिया, उनके सारे वीडियोस को हटा दिए।
अपने चैनल से, और मेरे ख्याल से फेसबुक पेज में भी था, वो कभी चला नहीं था लेकिन वहाँ पे भी था, वो भी मैंने डिलीट करवा दिया मीन्स कर दिया। तो इसके बाद मैं गलत क्यों था ये बताता हूँ। एक तो उनके परमिशन के बिना वीडियोस लिए, और उसके बाद मैंने अपने मर्जी से उसे पोर्ट्रे किया। दूसरा गलत बात ये है कि मैंने बच्चों को मन में एक गलत हवा क्रिएट किया, आईएएस ये है, आईएएस वो है। यार आईएएस नॉर्मल इंसान होते हैं, जैसे हम जिस तरह से एक एडिटर जो होता है वीडियो एडिट करता है, उसे किसी को भी हीरो दिखा सकता है, किसी को भी विलन दिखा सकता है, कि वो स्टोरी नरेशन होता है। तो गलत मैंने ये किया कि किसी आईएएस ऑफिसर को ओवर सुपर पर्सनालिटी बना के दिखा दिया। तो बच्चे जो और भी कोई चीज कर सकते थे वो भी इसी चीज में कूद पड़े कि मुझे भी ऐसा रुतबा चाहिए, मुझे भी ऐसी रेपुटेशन चाहिए, ऐसा पावर चाहिए। उसमें कोई पावर ही नहीं दिखा दे रहा था। मतलब जो भी वीडियो आप देखेंगे वो आईएएस ऑफिसर वहां चल रहे हैं, आईएएस ऑफिसर वहां से चल रहे हैं, कोई पावर नहीं है उसमें। ठीक है, 4 लोगों को डांट दिया है, इसमें पावर नहीं है। वो उनका काम है, उनको सही गलत जो कोई कर रहा है तो उसे सही करवाना, यही उन्होंने किया था। तो मैंने उसे सुपर नेचुरल चीज करके दिखा दिया, और मेरे ख्याल से उसकी वजह से कई सारे लोग मोटिवेट हो गए हैं, जिसकी भी मुझे आई हैव फीलिंग ऑफ गिल्ट कि कई सारे लोग और भी कोई अच्छा चीज कर सकते थे, लेकिन वो सब आईएएस ऑफिसर बनने के चक्कर में कूद पड़े। ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया, तो मैंने सारे वीडियोस उनके हटा दिए थे, और फिर ये चैनल डेड हो गया ऑलमोस्ट। मतलब इसके चैनल के उसके बाद मेरे ख्याल से ग्रोथ कभी हुआ नहीं चैनल का। अब ये बंद है चैनल, मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकता हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। मैंने बताया आपको नॉलेजेबल चीज़ यहाँ पे डाल रहा हूँ, कोई नहीं इंटरेस्ट दे रहा है, क्योंकि गलती ये नहीं, मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा, क्रिएटर्स की गलती नहीं है कि क्रिएटर्स डालना चाहते हैं कि आपको कोई बेनिफिशियल कंटेंट मिले, लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप? वो गलती है। और हमारी गलती ये है कि हम जैसे क्रिएटर्स क्या करते हैं कि शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं, और शॉर्टकट के चक्कर में क्या करते हैं, अपना पूरा मतलब जो एथिक्स वगैरह है वो गवा बैठते। तो ये गलती मैंने की है, और आज मुझे उसका पूरा रियलाइजेशन है, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अब नाउ लेट्स मूव टू द अनदर पार्ट, कि ये सब मैंने किया, अब ये सिचुएशन रहा, ये सब मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट की है आपके सामने। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी लाइफ कैसी है। अब मैं उसके बाद आज मेरा एक बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। ओके, मेरे पास जीरो बैलेंस, मतलब मेरा कोई इनकम वनकम नहीं था, लेकिन सब क्या मैं बोल रहा हूँ, सिविल सर्विस जो प्रिपेयर किया था, जिस टाइम मैंने जो नॉलेज एक्वायर किया था, उस नॉलेज की वजह से मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने लगा। उसके बाद कुछ ऐसे सिचुएशंस बने कि कुछ बच्चे हमसे पढ़ना चाहते थे, क्योंकि हम अच्छे से पढ़ाते थे, तो उनको हमसे पढ़ना था, तो वो लोग हमारे साथ जुड़े। तो ग्रेजुअली वो जुड़ने वाले लोग हमारे साथ ग्रेजुअल करके बढ़ते रहे। मैं आपको फोटोज दिखाता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, लेकिन ये इंस्टीट्यूट का प्रमोशन नहीं, क्योंकि हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट अलग है, वो उसका प्रमोशन नहीं है। तो मैंने अपने लाइफ से जो मैंने वो सिविल सर्विस से जो मैंने सीखा था, उससे मैंने आज ऐसा एक इंस्टीट्यूट सेटअप किया है, जिसका आप ये वीडियो फुटेज भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, और ये इमेजेस देख लीजिए। तो बेसिकली क्या मैं फेल हुआ जिंदगी में, मैंने गलतियाँ की, लेकिन ऐसी भी गलती नहीं की कि मेरा सर कटा के यानी काट के लटका दो आप। वो जो भी मैंने किया, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो मैंने किया, और कई सारे लोग करते हैं, उनके सिचुएशन वैसे थे। अब कोई सारे लोग कहेंगे कोई भी सिचुएशन हो आप ऐसा कर सकते हैं। अरे फैमिली आपकी मर जाएगी, तो उसके बाद आप जो भी करोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये था, मुझे बचाना था उनको, तो मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की। और ये सारा मुद्दा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये एक जिस्ट है अपने लाइफ का। मैं आज सक्सेसफुल हूँ या नहीं, ये आप डिसाइड करिए। आईएएस ऑफिसर तो नहीं बन पाया, आईएएस ऑफिसर नहीं बनना था मुझे, आईपीएस ऑफिसर बनना था, वो तो बन नहीं पाया मैं, लेकिन एट द लीस्ट आई कुड डू समथिंग विथ माई लाइफ, राइट। तो ये चीज़ जो है, जो मैंने आपको बताया, ये ऑनेस्ट था। मुझे नहीं पता इसका आउटकम क्या होगा, मतलब जो कई सारी चीज़ें हैं वो गलत ही है मेरे साइड से, तो उसकी वजह से क्या होगा मेरे साथ वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी था मैंने आपको सच सच बता दिया। अब ये चैनल जो है, यहाँ पे मैं कुछ करना चाहता हूँ, और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए ऑब्वियसली, तो वो मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। आज भी मैं सिविल सर्विस के कंटेंट्स आपको सिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है उसके लिए, लेकिन ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट है या नहीं ये सवाल है। तो जो अभी मैं चला रहा हूँ इंस्टीट्यूट, वो एसएससी और बैंक के लिए है, और वो अच्छे से पिक हो रहा है। ओके, इट इज़ ग्रोइंग। कर्जा बहुत है, अपने साइड में है, जिंदगी अपने साइड में है, उठती रहते हैं, कर्जा कम होता जाएगा। ये एक लाइफ का एक प्रोसेस है। कभी भी ये मत सोचना कि आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद आप एक 30 मार खान बन जाओगे, नहीं।
आपके लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम्स आएंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जो आप हैंडल करने में सीख जाएंगे उस टाइम तक, कि प्रेशर हैंडल करना सीख जाएंगे। आईएएस ऑफिसर बनोगे तो आपका रेपुटेशन होगा, तो उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क भी होते हैं। ओके, तो खुद से, जैसे मैंने अभी अपना खुद का एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया है, तो इसमें इसके बेनिफिट्स हैं, रिस्पेक्ट है, यहाँ पे बच्चे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़ा रिस्क भी है, राइट, कि अगर कुछ हो गया, उल्टा सीधा हो गया, तो सारा कुछ नीचे आ जाएगा, तो वो रिस्क भी हमेशा रहता है। याद रखिए कि ज़िंदगी में रिस्क जो लेगा वही कामयाब होगा। तो यूपीएससी के प्रिपरेशन में अगर मुझसे पूछा जाए कि 12 साल आपने जो टाइम दिया तो उसका आउटपुट तो वेस्ट है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो मैंने नॉलेज गेन किया अपनी ज़िंदगी में, उस वजह से मैं इस इंस्टीट्यूट को चला पा रहा हूँ। मैं और अपना भाई चला रहे हैं, डायरेक्टर्स हैं हम, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने रजिस्टर किया है और स्टार्ट किया है, तो इट इज़ अ लीगल थिंग, राइट। तो इस हिसाब से हमने किया था। गलतियाँ हर कोई करता है, कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। मैंने बोल दिया आपसे, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। गलती की है और मैं चाहता हूँ कि कोई और गलती ना करे ऐसा। ओके, तो उन चीज़ों पे देखिए, और मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता, नहीं करना चाहता, क्योंकि जो एक्चुअल मुद्दा है वो पर्सनल लाइफ में था, जिस वजह से मैं एक्चुअली यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाया। लेकिन मुझे सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, मुझे मेनली चाहिए जो है कि इस चैनल की जो स्टोरी है वो आप तक पहुँचनी चाहिए, और मेरी जर्नी जो एक सिविल सर्वेंट बनने एस्पिरेंट जो थी, एक स्टोरी जो फेलियर की स्टोरी, वो एक्चुअल में फेलियर है या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोचिए कि क्या मैं फेलियर था या नहीं। अब मुझसे पूछोगे तो मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मैं फेलियर था। मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाया, उससे पहले मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। ओके, मैंने प्रोफेशनल लेवल पे खेला था क्रिकेट, महाराष्ट्र में था, तो मैं कॉलेज से खेलता था प्रोफेशनली, लेकिन वहाँ पे भी नहीं क्लियर कर पाया। नहीं क्लियर मतलब सिलेक्ट नहीं हो पाया। ऑब्वियसली कई सारे रीज़न है, जो क्रिकेट खेलते हैं उनको पता है सिलेक्शन कैसे होते हैं वहाँ पे। मेरी कोई होल्ड नहीं थी, तो इस वजह से आगे जाना बहुत मुश्किल था। टैलेंट सिर्फ काम नहीं आता है, कई और चीज़ें लगती हैं अगर आपको क्रिकेट जैसे फील्ड में आगे जाना है, तो ऑब्वियसली बात वो अलग है। और उसके बाद अगर कहो तो ये सिविल सर्विस में टैलेंट और स्टडी और डेडिकेशन और राइट डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप जो कर रहे हो सही डायरेक्शन में कर रहे हो या नहीं, ये सवाल है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हो। मेरी गलती है वो एक गलती मैंने की थी। पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि आप पास हो जाएंगे, नहीं होंगे। आप अगर गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, तब भी आप कभी नहीं पास होगे। नो मैटर आप 24 घंटे पढ़ लो, तब भी नहीं पास होगे। ओके, अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, 6 से 8 घंटे अगर डेली पढ़ोगे, वो क्वालिटी टाइम मैं बोल रहा हूँ, कि ये नहीं कि आप किताब लेके 6-8 घंटे बैठ गए, वैसा नहीं। 6 से 8 घंटे अगर आप फोकस में प्रॉपर तरीके से पढ़ते हो, तो आप पास हो सकते हो सिविल सर्विस। लेकिन वो डायरेक्शन सही होना चाहिए। हम हर चीज़ के बारे में बात करते हैं, लेकिन डायरेक्शन की बात कोई नहीं करता। तो ये बात है। तो बेसिकली जर्नी ऐसी रही मेरी पूरी ज़िंदगी की। मेरे प्रिपरेशन के जो गलतियां मैं कभी ना कभी आपसे शेयर भी करूंगा, उसके बारे में अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसे करने से प्रॉपर अप्रोच क्या हो सकता है यूपीएससी के। लेकिन आगे चलकर मैं इस चैनल पे कुछ करंट अफेयर्स के या फिर ऐसे कोई चीज़ वीडियो जो कि एक्चुअल में कोई मतलब आप लोगों को बेनिफिट देगा, वैसे वीडियोस डालने की सोच रहा हूँ मैं। बाकी सब मैंने ट्राई कर लिया, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है ऐसे वीडियोस बनाने में। तो मैं आपके लिए कोई प्रोडक्टिव जो कंटेंट होगा, जो आपको बेनिफिट करेगा, वही डालने के लिए सोच रहा हूँ। तो अभी कुछ डिसाइड किया नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मेरे पास टाइम कम पड़ जाता है, तो कंटेंट क्रिएट करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन आई विल बी ट्राइंग टू डू द मोस्ट। ओके, तो आप लोग होपफुली देखिए, आपको क्रिटिसाइज करना है, मुझे क्रिटिसाइज कर लीजिए, गलत करना है, गाली देना है, गाली दे सकते हैं। लेकिन मेरा इंटेंशन ये है कि बस इतना बताना चाहता हूँ कि जो अगर आप सिविल सर्विस फेल हो जाते हैं, सिविल सर्विस में क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। गलती से भी सुसाइड करना और ऐसे चीज़ों पे मत जाइए, उसमें कोई मतलब नहीं है। आपको बताता हूँ कि आपको लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। कभी कभी ऐसी चीज़ें आपके हाथ से चले जाने के बाद ज़िंदगी शुरू होती है। तो इस वजह से इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी को अच्छा बना सकती है, उस पर फोकस कीजिए। जो नेगेटिव हो रहे हैं, आप पास नहीं हो रहे हैं, फेल नहीं, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप कैसे इसे क्लियर करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, ये कीजिए। जब आप अटेम्प्ट दे रहे हैं तो पूरा कोशिश कीजिए 100%। उसके बाद जब आपने रोक दिया, उसके बाद जो अगला फेज होगा उसके लिए फुल्ली कमिट करिए। ओके, तभी आपकी ज़िंदगी आगे जाएगी। ओके, होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ मतलब मोटिवेट करने का प्लान नहीं था मुझे। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप
फेल होने के बाद निराश मत होइए, क्योंकि ज़िंदगी आगे पड़ी हुई है और हार मानने का वक्त आया नहीं है। ओके, तो वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।